इस हिंसा में सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों को भी टारगेट किया गया। नागपुर हिंसा में हिंदू तो टारगेट पर थे ही, हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 घायलों का आईसीयू में इलाज चल रहा है, ये जानकारी मिल रही। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी अटैक किया। हिंसक झड़प में 33 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। एक एसआई पर कुल्हाड़ी से अटैक हुआ है। सोचिए आप, इतनी बर्बरता कि कुल्हाड़ी से अटैक कर दिया। कई पुलिस वालों का अभी भी बताया जा रहा है कि इलाज चल रहा है, हालत गंभीर बनी हुई है। स्थिति इतनी खराब थी कि इसको लेकर जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर की। चंद्रशेखर बावनकुले क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में मंत्री, सुनिए। हमारे 2 डीसीपी यहाँ पर एडमिट है। जो कदम डीसीपी है उनको ज़्यादा गंभीर दुखापत है, जिसमें कुल्हाड़ी से मारा गया है। और शायद वो थोड़ा सा भी और कुछ होता तो शायद जान को खतरा हो सकता था डीसीपी कदम के। और हमारे 2 डीसीपी भी जख्मी हुए हैं। 34 पुलिस कर्मचारी और बाकी अधिकारी जख्मी है, तो सबको डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागपुर में ऐसी घटना होती है। और नागपुर जैसा हमारा सांस्कृतिक शहर है, हमारा एक विरासत है। नागपुर का एक विश्व में और देश में नाम है। वहीं नागपुर में ही हिंसा क्यों हुई, अब आपको 2 बड़ी वजह बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर दिखा देते हैं घायल डीसीपी की। ये देखिए कैसे पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया। उसके बाद जब वो घायल हो गए, ये इतना एरिया हम ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार उनकी हथेली से खून गिर रहा था। और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल डीसीपी से देवेंद्र फडणवीस ने हाल जाना है। देखिए मुख्यमंत्री ने खुद बातचीत करके हाल जाना है, उनकी स्थिति जानने की कोशिश की। प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाल्या नाही। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे। आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे। आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। थँक्यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए अब आपको वो वजह बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से नागपुर को ही टारगेट किया गया। कारण नंबर 1, 17 मार्च ये दिन था छत्रपति शिवाजी की जयंती का। कल हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था और हिंसा के जरिए दंगाई अब मैसेज देना चाहते थे क्या, ये प्रश्न है। दूसरी बड़ी वजह क्या है ये समझिए। महल इलाका से जुड़ी ये वजह है। महल इलाके में आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। महल इलाके में हिंसा के लिए इसीलिए क्या भीड़ जुटी, ये भी प्रश्न है। आरएसएस को क्या बदनाम करने की प्लानिंग थी या नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग थी? क्या दंगाइयों का उस पूरे इलाके को तहस नहस करने का प्लान था? कोई बड़ी तैयारी थी? ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये कम से कम यही बता रही हैं। और अफवाह के जरिए ही ये कोशिश की गई कि एक तरह से आग लगाई जाए। रामनवमी को लेकर देखिए, जिस दुकान में सामान रखे थे, भगवान के प्रॉप्स रखे थे, उनकी मूर्तियां रखी थी, उसको देखकर आइडेंटिफाई करके तुरंत आग के हवाले कर दिया गया। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नवमी की झांकियाँ बनाते हैं। निर्माण का काम होता है, मेरा काम है झांकी निर्माण कर। मैंने कहा रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती है पोद्दारेश्वर राम मंदिर से, वो झांकी निर्माण का काम मेरा है। मेरे पास 5 से 6 झांकियाँ रहती है। मैं डेकोरेशन बना के, यहाँ गरुड़ जी की मूर्ति थी सामने में, यहाँ फ्लैग्स वगैरह, इन लोगों को सबको मालूमात है कि मैं यहाँ झांकियों का निर्माण करता हूँ। इन्होंने पहले गीतांजलि टॉकीज पे यानी दंगा फसाद किया गया, उसके बाद में इधर से आके इन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को यानी ब्रेक किया गया, फोड़ा गया। उसके बाद ये डेकोरेशन वगैरह निकाल के, गाड़ियाँ निकाल के जलाने में ये किए। उसके बाद हमारे गली का जो दरवाज़ा है तोड़ के हमारे घरों में यानी घुसने की कोशिश की। पेट्रोल बॉम्ब बना के उन्होंने घरों पे फेंके, ईंटें। तो क्यों यही जगह चुनी, इसकी एक और वजह आपको बताते। देखिए आरएसएस मुख्यालय महल इलाके में जहां हिंसा हुई, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सीएम आवास 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पुलिस कमिश्नर का ऑफिस सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था और बाकायदा यही टारगेट पर थे, यहीं पर हिंसा भड़काई गई। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं।
ये हिंसा कट्टरपंथी विचारधारा की है। ये आग हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये पत्थरबाजी कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए हो रही है। सड़क पर जिहादी नारे लगाती ये भीड़ उस क्रूर शासक के समर्थन में खड़ी है जिसने अपने भाइयों की लाशों पर चढ़कर गद्दी हासिल की थी। ये उस औरंगजेब की कब्र बचाने निकले हैं जिसने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। ये उस औरंगजेब की फौज है जो एक बार फिर हिंदुओं पर अत्याचार की मंशा रखती है। आज तक दुनिया में हिटलर से बड़ा तानाशाह नहीं हुआ, लेकिन आज की तारीख में जर्मनी के लोग भी हिटलर को याद करना पसंद नहीं करते। जनरल डायर और डलहौजी जैसे कितने ही अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचार किए, लेकिन ब्रिटेन के लोग भी इन्हें याद नहीं करते। भारत में ईसाई धर्म को मानने वाले करीब 2.5% लोग हैं, लेकिन भारत में मौजूद ब्रिटिश वॉइसरॉयज की कब्रें आज धूल फाक रही हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं है। लुटेरे तैमूर के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना इनके लिए फक्र की बात है। बुरहान वानी और याकूब मेमन इनके हीरो बन जाते हैं। इस सोच का जीता जागता उदाहरण है नागपुर। नागपुर में एक क्रूर मुगल शासक की कब्र को बचाने के लिए औरंग ब्रिगेड सड़क पर उतर आई। इस कौम ने न सिर्फ हिंसा भड़काई बल्कि हिंदुओं के मकानों, दुकानों और संपत्तियों को टारगेट किया। हिंसा रोकने के लिए पुलिस वाले सामने आए तो उन पर कुल्हाड़ी और तलवारों से हमला कर दिया, लेकिन ये भूल गए कि महाराष्ट्र में तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं है। हिंसा की है तो एक्शन होगा। कानून तोड़ा है तो कानून का पाठ पढ़ाया जाएगा। 3 DCP लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका DCPवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, नागपुर हिंसा की तस्वीरें सबके सामने हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किसने उकसाया और किसने हिंसा की। लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दंगाइयों की वकालत करते हुए सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए DCP को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप। हिंसा के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी की जुबान भड़काऊ है। ओवैसी अकेले ऐसे नेता नहीं है जो भड़काऊ राजनीति करते हैं।